नमस्कार। आज हम भारतीय भूगोल के उन सबसे जरूरी पहलुओं पर एक तेज नजर डालेंगे, खासकर उन फैक्ट्स पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे 5 खास हिस्से। हम शुरुआत करेंगे एक बड़े ओवरव्यू से और फिर एक एक करके भारत की जमीन के हर अहम पहलू को मतलब परत दर परत समझेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, भारत का एक ज्योग्राफिकल ओवरव्यू। यहाँ हम बात करेंगे भारत के साइज की, इसके कुछ बुनियादी मगर बहुत ज़रूरी आंकड़ों की। शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, भारत कितना बड़ा है? तो इसका कुल एरिया है लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ये आंकड़ा सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन दुनिया की कुल ज़मीन का ये सिर्फ 2.4% हिस्सा है। और अगर हम अपनी ज़मीनी सरहदों की बात करें, तो वो करीब करीब 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। बहुत लंबी सीमा है। वहीं हमारी जो कोस्ट लाइन है, यानी तटरेखा, अगर हम इसमें अपने द्वीपों को भी शामिल कर लें, तो ये लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी हो जाती है। अच्छा, अब ये कुछ बहुत ही ज़रूरी फैक्ट्स हैं जिन्हें दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जैसे भारत पुराने गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था और आज दुनिया की 17% आबादी यहीं रहती है। और हाँ, एक मज़ेदार बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, हमारी सबसे लंबी बॉर्डर चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ है, पूरे 4,096 किलोमीटर की। चलिए, अब हम उत्तर की ओर चलते हैं, भारत की महान दीवार यानी हिमालय की तरफ। हम देखेंगे कि ये बना कैसे है और वो कौन सी रणनीतिक पास हैं, मतलब दर्रे, जो देश के लिए इतने ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है, ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो एक के बाद एक चलती हैं। सबसे ऊपर है महान हिमालय या हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर आता है मिडिल हिमालय यानी हिमाचल, जहां शिमला, मसूरी जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। और सबसे आखिर में सबसे नीचे हैं शिवालिक, जिनकी घाटियों को हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं। अब ये जो माउंटेन पासेस है ना, ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और हमारी डिफेंस के लिए लाइफलाइन है बिल्कुल। एग्जाम के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पास कहाँ है और किसे जोड़ता है, जैसे लद्दाख का जोजिला और खारदुंगला या फिर सिक्किम का नाथुला। और इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उत्तराखंड का लिपुलेख पास। सोचिए, ये एक ऐसा सेंसिटिव ट्राई जंक्शन है जहां भारत, नेपाल और चीन तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। कितना क्रिटिकल पॉइंट है ये। ठीक है, तो पहाड़ों से उतरते हैं और अब चलते हैं भारत के हार्टलैंड की तरफ, यानी इसके फर्टाइल मैदान, पुराने पठार और वहां छुपी हुई मिनरल वेल्थ। अब देखिए, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ना, उन्हें मिट्टी के हिसाब से 4 अलग अलग बेल्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहले है भाबर, ये कंकड़ पत्थरों वाली पट्टी है जहां नदियां जमीन के नीचे चली जाती हैं। फिर आता है तराई, एक दलदली इलाका जहां वही नदियां वापस ऊपर आ जाती हैं। और आखिर में बांगर, जो पुरानी एलुवियल सॉइल है, और खादर, जो हर साल बाढ़ से नई और सुपर फर्टाइल हो जाती है। और जब पठारों की बात हो तो छोटा नागपुर प्लेटो को कैसे भूल सकते हैं। इसे भारत का रूर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिनरल्स, खासकर कोयले का खजाना है। सीधी सी बात है, ये इलाका हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन है। चलिए, अब पेनिनसुलर इंडिया की 2 सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस को देखते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वेस्टर्न घाट जो लगातार ऊंचे हैं और मानसून की हवाओं को रोककर खूब बारिश करवाते हैं, और दूसरी तरफ है ईस्टर्न घाट, जो इतने ऊंचे नहीं हैं और बीच बीच में टूटे हुए भी हैं। अगला सेक्शन भारत की लाइफलाइंस के बारे में है। हम बात करेंगे यहाँ की बड़ी नदियों की, हमारी लंबी कोस्ट लाइन की और उन आइलैंड्स की जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेनिनसुलर नदियों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उनके बहने के डायरेक्शन का। जो नदियाँ ईस्ट की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वो अपने मुहाने पर बड़े बड़े फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो नदियां वेस्ट की तरफ बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी, वो रिफ्ट वैली से गुजरती हैं, इसलिए वो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। अब कुछ यूनिक फैक्ट्स जो एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं, जैसे कि ब्यास पंचनद की इकलौती नदी है जो पूरी तरह से इंडिया में ही बहती है, या फिर माही नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है ना इंटरेस्टिंग। और आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान का बैरन आइलैंड इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर बहुत क्रूशियल हैं। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। इसमें हम फटाफट देखेंगे भारत के क्लाइमेट, यहाँ की मिट्टी और ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी को।
इंडिया के क्लाइमेट को समझना है तो बस मॉनसून को समझ लीजिए। हमारे यहाँ दो तरह के मॉनसून है। एक साउथ वेस्ट मॉनसून जो गर्मियों में पूरे देश में बारिश लाता है, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, या जिसे लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं, जो सर्दियों में खासकर तमिलनाडु के कोस्ट पर बारिश करता है। इन दोनों को समझना ही भारत की खेती और जिंदगी को समझने जैसा है। और जैसी क्लाइमेट में वैरायटी है, वैसी ही मिट्टी में भी है। उत्तर के मैदानों में मिलती है सुपर फर्टाइल एलुवियल सॉइल, तो दक्कन के पठार पर है ब्लैक सॉइल जो कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती है। और इस काली मिट्टी की एक खासियत है, ये सेल्फ प्लोइंग होती है, मतलब खुद ब खुद इसकी जुताई हो जाती है। सीधी बात है, जैसी मिट्टी वैसी फसल, और यही तो ज्योग्राफी को इकोनॉमी से जोड़ता है। ये डाइवर्सिटी हमारे नेशनल पार्क्स में भी साफ झलकती है। इंडिया का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, सबसे बड़ा लद्दाख में हेमिस, और एशियाटिक लायंस का इकलौता घर गिर। लेकिन इन सब में सबसे यूनिक है मणिपुर का केबुल लामजाओ। पता है क्यों? क्योंकि ये दुनिया का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सोचिए जरा, तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो इस पूरे रैपिड रिव्यू के बाद एक सवाल पर सोचना बनता है, वो ये कि भारत की ये जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, वो हमारे लिए मौके भी बनाती है और मुश्किलें भी खड़ी करती है ना? वही पहाड़ जो हमारी ढाल हैं, वही हमें दुनिया से काट भी सकते हैं। वही नदियां जो जिंदगी देती हैं, वही बाढ़ भी लाती हैं। शायद भारत का आगे का रास्ता इसी दोहरी हकीकत के बीच एक बैलेंस बनाने में ही छिपा है।